नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं अभी की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया व पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला को मेहसाणा की एक अदालत ने जारी किया समन्स। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंगलवार को मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज पद यात्रा पर निकले। आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव जीतने के बाद ही बिजली और पानी फ्री कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे के मौके पर औली पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के बेस कैंप में शस्त्र पूजन किया। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया व पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला को मेहसाणा की एक अदालत ने समन जारी किया है। पूर्व गृह मंत्री व सहकारिता नेता विपुल चौधरी के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश होने के लिए दोनों को समन जारी किया गया है। गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया व पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला को मेहसाणा की एक अदालत ने समन जारी किया है। पूर्व गृह मंत्री और सहकारिता नेता विपुल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए मोढवाडिया और वाघेला को कोर्ट ने समन जारी किया है। इस बीच अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि कांग्रेस में शंकर सिंह वाघेला का हमेशा स्वागत है। पैट के मुताबिक एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मंगलवार को अर्जुन मोढवाडिया और शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि उन्हें अदालत ने 6 अक्टूबर को मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए तलब किया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए नेताओं ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा किए गए प्रयास का मुकाबला करेंगे और मेहसाणा शहर में एक विशाल रैली भी करेंगे। पिछले महीने गुजरात एसीबी ने विपुल चौधरी को दूधसागर डेयरी के अध्यक्ष रहते हुए लगभग 800 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। मोढवाडिया ने सत्तारूढ़ दल पर सहकारी नेताओं पर उसके सामने आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की अटकलों के बीच सौराष्ट्र के विसावदर सीट से कांग्रेस विधायक हर्षद रिबड़िया ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आगामी दिनों में वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा की अटकलों के बीच सौराष्ट्र की विसावदर सीट से कांग्रेस विधायक हर्षद रिबड़िया ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आगामी दिनों में वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सौराष्ट्र के करीब आधा दर्जन कांग्रेस विधायकों के पार्टी व विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच मंगलवार को विसावदर सीट से विधायक हर्षद रिबड़िया ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य को सौंप दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने हर्षद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आगामी 2-3 दिन में उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। पिछले 2-3 दिन में कांग्रेस विधायक ललित वसोया के भी पार्टी व विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की संभावना थी, लेकिन उन्होंने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि वे किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। मीडिया में उनके बारे में गलत अफवाहें चलाई जा रही है। सौराष्ट्र की विसावदर सीट पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की परंपरागत सीट रही है। केशुभाई लगातार इस सीट से विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके बाद हर्षद भाई इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंगलवार को मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वे 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर मिश्रा ने सत्यपाल मलिक की जगह ली है। मेघालय के राज्यपाल रहे मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा हो गया था। शपथ समारोह में विधानसभा अध्यक्ष मेतबा लिंगदोह
लोध और वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया, मिश्रा जी को मेघालय के राज्यपाल का कार्यभार संभालने की बधाई। बीडी मिश्रा मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक मंगलवार को रिटायर हो गए, उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक मेघालय के नए राज्यपाल भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है। वे 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। उन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बीडी मिश्रा ने मंगलवार को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने नए राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को मेघालय के गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए बहुत बधाई। उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। हम इस सुंदर राज्य में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज पदयात्रा पर निकले हैं। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को यह यात्रा शुरू की है। जनसुराज यात्रा पर निकलते प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से प्रस्ताव मिला था कि साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वे 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। पश्चिमी चंपारण के जमुनिया गांव में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पटना में हाल ही में नीतीश कुमार से मिला था। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दोनों ही ओर से इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। अब प्रशांत किशोर ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार का मुझे प्रस्ताव मिला था कि एक बार फिर से मिलकर काम करता है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर इसलिए भी काफी चर्चा हो रही थी क्योंकि दोनों ही नेता अब अलग रास्तों पर है। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वे अपनी पार्टी की शुरुआत करेंगे। इस पार्टी का ऐलान अपनी पदयात्रा के खत्म होने के बाद करेंगे। वहीं नीतीश कुमार खुद को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी में है। डॉक्टर के लड़के हैं, अपनी बुद्धि से देश भर को जीत कर आए हैं। अब इसलिए वही पैसा लगाएंगे समाज में कि आप जीत कर आइए। पैसे के वजह से कोई बिहार का लड़का पीछे छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा संकल्प है। और अगले 2 साल में आप देखिएगा कि कैसे समाज से ढूंढकर सही लोगों को निकालते हैं। आप किसी समाज के हो, पैसा हो ना हो, आप साथ में आइए। बिहार को सुधारने का जज्बा होना चाहिए। आपके पीछे पूरी ताकत व्यवस्था लगाएंगे। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग अगर चुनावी की तारीख आगे बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस संजय करोल को और एस कुमार की बेंच ने पटना हाईकोर्ट में यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम जारी करते हुए लोकल निकायों के लिए 10 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान की तारीख तय की थी। इसके साथ ही 12 अक्टूबर को पहले चरण की मतगणना की तारीख तय की गई थी। वहीं 20 अक्टूबर को दूसरे चरण की वोटिंग का समय निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही 22 अक्टूबर को मतगणना की तारीख तय की गई थी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के अब नगर निकाय के चुनावों पर संकट की तलवार लटक रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव जीतने के बाद ही बिजली और पानी की फ्री कर दिया था। दिल्ली के लाखों कंज्यूमर ने बिजली के बिल शून्य आ रहे थे। दिल्ली में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की वजह से पार्टी दूसरी जगह भी ऐसे वायदे कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन दिनों पूरा फोकस गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 पर है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन दिनों वो गुजरात, अहमदाबाद और अन्य इलाकों में रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया
और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। दिल्ली के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। गुजरात में सरकार बना दो, 1 मार्च के बाद से आपका बिल 0 आएगा गुजरात के अंदर बिजली का, 1 मार्च के बाद से। और केजरीवाल जो कहता है करता है, झूठ नहीं बोलता। फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? मंत्री को 4000 यूनिट बिजली महीने की मुफ्त मिलती है। मैं कहता हूं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा तो उनको मिर्ची लगती है, कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। बताओ, तुमको फ्री की बिजली चाहिए, जनता को फ्री की बिजली नहीं मिलनी चाहिए, तो नाइंसाफ। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए लेटर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नाराजगी व्यक्त की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर भाजपा वाले गांधी जी, शास्त्री जी के दिखाए रास्ते पर चलकर स्कूल बनवाते, किसानों के लिए कुछ करते तो ज्यादा अच्छा होता। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के लिए उमड़े जनसैलाब और पीएम की रैली में खाली कुर्सियों के बाद यह लेटर लिखाया गया है। सीएम ने पीएम को रिसीव क्यों नहीं किया? उन्होंने सीएम और उनके मंत्रियों पर गांधी और शास्त्री की जयंती मनाने की प्रति पूरी तरह उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। राष्ट्रपति के आने की प्रतीक्षा किए बिना ही वे कार्यक्रम स्थल से चले भी गए। 5 पन्ने की चिट्ठी में उपराज्यपाल ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को कार्यक्रम में लिए आमंत्रित किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दशहरे के मौके पर औली पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के बेस कैंप में शस्त्र पूजन किया। राजनाथ आज चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेवा व आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयदशमी मना रहे हैं। रक्षा मंत्री गए मंगलवार को 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत देहरादून पहुंचे। जीटीएस हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने शाम को देहरादून में सेना से जुड़े एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके बाद आज वे चमोली पहुंचे और जवानों के साथ पूजा में भाग लिया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए वे हमेशा आगे रहते हैं। उनके आगमन से निश्चित रूप से हमारे वीर जवानों का मनोबल भी बढ़ रहा है। आज पूरे देश में विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार असत्य पर सत्य के जीत की प्रतीक के रूप में हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान राम ने लंका नरेश और महान ज्ञानी रावण को युद्ध में परास्त करके वध किया था। इसके अलावा इसी तिथि पर मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के दैत्य का संहार किया था। इसी कारण से विजयादशमी का त्योहार हर वर्ष रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन करके मनाया जाता है। दशहरे के दिन पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की पूजा का समापन हो जाता है। अयोध्या ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक साल भर में कुछ ऐसे त्योहार आते हैं जिनमें किसी भी तरह का शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। दशहरा की तिथि यानी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अबूझ मुहूर्त में सभी तरह के शुभ कार्य, शुभ खरीदी और अनुष्ठान किए जा सकते हैं। इस अबूझ मुहूर्त में शुभ कार्य करना बहुत ही फलदायी होता है। इस बार विजयादशमी पर रवि, शुक्रमा और ध्रुति योग भी बन रहे हैं। ज्योतिष में इन योगों का बहुत ही शुभ माना गया है। जैसे कि इस पर्व के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह तिथि विजय की मानी जाती है। दशहरे का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है।
दशहरे के दिन यानी दशमी तिथि पर भगवान राम ने लंका के युद्ध में रावण का वध करते हुए विजय प्राप्त की थी। इसलिए हर वर्ष दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन करते हुए बुराई पर अच्छाई के जीत को रूप में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शस्त्र पूजा, शमी पूजा, माँ दुर्गा पूजा और भगवान राम की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा विजयदशमी पर भी 10 दिनों तक चलने वाले युद्ध में मां भगवती ने महिषासुर का वध किया था। इस दिन भी दुर्गा पूजा का समापन मां की प्रतिमाओं का विसर्जित करते हुए किया जाता है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, their softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is झकास। Log on to the sleepcompany.in। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। रिलायंस जियो ने आखिरकार 5G सेवाओं के रोल आउट की घोषणा कर दी। दूरसंचार कंपनी दशहरा समारोह के तहत परीक्षण के आधार पर केवल 4 शहरों में 5G शुरू कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गैंगस्टर आप सरकार के 6 महीने में पैदा नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने उनका संरक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। उन्होंने नवरात्रि और विजयदशमी बड़ी धूमधाम से गोरखनाथ मंदिर में मनाई। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चली है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नंबर में मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। रिलायंस जियो ने आखिरकार 5G सेवाओं के रोल आउट की घोषणा कर दी है। दूरसंचार कंपनी दशहरा समारोह के तहत परीक्षण के आधार पर केवल 4 शहरों में 5G शुरू कर रही है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी में रहने वाले जियो यूजर्स है 5 अक्टूबर से 5G सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। हालांकि जियो सभी को लेटेस्ट नेटवर्क तक एक्सेस नहीं दे रहा है। आइए, रिलायंस जियो भारत में 5G लॉन्च कर रहा है, लेकिन यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। टेलीकॉम कंपनी चुनिंदा जियो यूजर्स को इन्विटेशन भेजेगी, क्योंकि यह कमर्शियल लॉन्च ना होकर एक बीटा टेस्ट है। कंपनी ने बताया कि इसका कोई और तरीका नहीं है और ग्राहकों को कंपनी द्वारा रैंडम ढंग से चुना जाएगा। जियो ने यह भी कहा कि जिन लोगों को 5G सेवाओं तक एक्सेस मिलेगा उन्हें SMS और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जियो अपने कस्टमर्स को जियो वेलकम ऑफर नाम से एक इनविटेशन भेजेगा। इसके अलावा जिन्हें इनविटेशन मिलेगा वे खुद ही जियो 5G नेटवर्क में अपग्रेड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लोगों को भारत में लेटेस्ट और सबसे तेज नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए अपने मौजूदा जियो सिम का 5G को बदलने की जरूरत नहीं होगी। रिलायंस जियो ने कंफर्म किया है कि कस्टमर्स को 1 Gbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा।
रिलायंस जियो ने दशहरा यानी आज 5 अक्टूबर से 4 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर ने जियो 5G वेलकम ऑफर की भी घोषणा की है, जिससे तहत यूजर्स को 1 Gbps प्लस स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डाटा की सुविधा मिलेगी। इस बार जियो ने अपनी 5G सेवाओं के लिए बीटा परीक्षण की घोषणा की है, जिसका अर्थ है कि हर कोई जियो 5G नेटवर्क तक एक्सेस नहीं हासिल कर पाएगा। इसका मतलब है कि केवल कुछ ही यूजर्स को यह सुविधा मिलेगी। अगर आप इन 4 शहरों में किसी में रहते हैं और आपके पास 5G स्मार्टफोन है तो हो सकता है कि आप जियो 5G वेलकम ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। कंपनी ने अभी के लिए किसी भी 5G योजना की घोषणा नहीं की है, जिसका मतलब है कि वेलकम ऑफर के तहत 5G फोन वाले जियो यूजर्स मुफ्त 5G सेवा पा सकेंगे। बता दें कि जब कंपनी ने 2017 में 4G सेवाओं की शुरुआत की तो उन्होंने वेलकम ऑफर की घोषणा की, जिसके तहत यूजर्स 4G को मुफ्त में एक्सेस कर पाते थे। उम्मीद है कि कंपनी इस बार भी यही रणनीति अपनाएगी। जियो 5G वेलकम ऑफर के तहत टेलीकॉम ऑपरेटर 1 Gbps प्लस स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डाटा ऑफर करेगा। बताया जा रहा है कि 5G स्मार्टफोन वाले 4 शहरों में रहने वाले लोगों अपने आप जियो 5G वेलकम ऑफर में अपग्रेड हो जाएंगे, यानी कि आपको इसके लिए कोई खास प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि गैंगस्टर आप सरकार के 6 महीने में पैदा नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने उनका संरक्षण किया। मान ने आगे कहा कि इन पार्टियों और उनके नेताओं ने युवाओं को बंदूकें सौंपकर उन्हें अपने निहित स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। गैंगस्टर दीपक टीनू के पुलिस हिरासत से भागने को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि हमारी सरकार में गैंगस्टरों पर कार्रवाई हुई है। मूसेवाला हत्याकांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें 4 शार्प शूटर समेत 28 को गिरफ्तार किया गया है। टीनू के सवाल पर मान ने कहा कि सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों में से एक टीनू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और जो रविवार को पुलिस हिरासत से भाग गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी प्रीतपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उन्हें अदालत में 7 अक्टूबर तक के रिमांड पर भेज दिया है। मान ने कहा कि गैंगस्टर को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है और वह जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। पंजाब विधानसभा का 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चल रहा सत्र विवादों से घिरा रहा। विवादों के बीच इस सत्र में नई राहें भी खुले। विधानसभा के इतिहास में यह पहला ऐसा सत्र था जब प्रश्नकाल हुआ ही नहीं, इसके साथ ही सत्र में अंतिम दिन शून्यकाल अंतिम के कुछ क्षणों के लिए हुआ। वही भगवत मान पंजाब के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने जो सदन में विश्वास प्रस्ताव लाए। पंजाब विधानसभा में पहली बार विश्वास प्रस्ताव फरवरी 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह लाए थे। इस बार विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया था। पहले यह सत्र 22 सितंबर को होना था। इसकी इजाजत भी राज्यपाल ने दे दी, लेकिन विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति उठाई थी और सरकार के खिलाफ जब अविश्वास ही प्रकट नहीं किया गया तो फिर विश्वास प्रस्ताव कैसे आ रहा है। इसके बाद राज्यपाल ने भी 22 सितंबर को होने वाले सत्र को दी गई मंजूरी को वापस ले ली। बाद में सरकार ने पराली, जीएसटी और बिजली के मुद्दे को लेकर सत्र बुलाया। आनन फानन में बुलाए गए सत्र के कारण विधानसभा में प्रश्नकाल हो ही नहीं सका, जबकि सत्र के पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज करवाया। भाजपा ने सत्र का बहिष्कार कर दिया तो स्पीकर को कांग्रेस के विधायकों को नेम करने के बाहर भेजना पड़ा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। उन्होंने नवरात्रि और विजयादशमी बड़ी धामधूम से गोरखनाथ मंदिर में मनाई। वहीं बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में खड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए हैं। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वे ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अलावा में रूप में न पाए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचते थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने के सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्या सुनी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिल्म आदिपुरुष में हिंदू देवी देवताओं को गलत स्वरूप में पेश करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हिंदू सभ्यता और भारत की संस्कृति में भगवान राम जन जन में बसे हैं। उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए हिंदू समाज की भावनाओं पर हमला किया गया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने फिल्म में हनुमान जी के गेटअप को लेकर भी फिल्म प्रबंधन को फटकार लगाई थी। कहा, फिल्म के जरिए लगातार भारतीय संस्कृति को बाधित और बदलने का प्रयास हो रहा है। हिंदू राष्ट्रपति और संस्कृति और विरासत पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि संत समाज ने जो कहा है उस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। संत समाज हिंदू समाज की रक्षा के लिए है। आदिकाल के शंकराचार्य पीठों की स्थापना हुई जब आक्रांताओं ने हमने किए थे, जब भी इन्हीं अखाड़ों के माध्यम से हिंदू संस्कृति की रक्षा की गई थी। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चली है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अक्टूबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट के जरिए चुनावी माहौल तैयार करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर महीने के अंत में आने की उम्मीद है। कांग्रेस नेताओं की माने तो प्रियंका गांधी उज्जैन में भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। तय कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में 24 से 25 सितंबर को प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा से मध्य प्रदेश से 5 उप यात्राएं जुड़ेगी। इस उप यात्राओं की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं को दी गई है। खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगरा, मालवा में ये सभी उप यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेगी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश देश को चितौं की सौगात देने आए। तब 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर को लोकार्पण करने आ रहे हैं। उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर एक सभा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के बाद अब प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल परिसर को भव्य स्वरूप दिया गया है। पीएम ने इस कार्यक्रम के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन और कैन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी पीएम को मध्य प्रदेश में बुलाने की तैयारी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ 1.25 माह के अंतराल के बाद ही गृह मंत्री शाह का मध्य प्रदेश दौरा ही तय हो गया है। इसके पहले 21 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल पहुंचकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने सत्ता और संगठन के दिग्गज नेताओं से प्रदेश को लेकर फीडबैक लिया था। इस बीच 16 अक्टूबर को एक बार फिर ग्वालियर आ रहे हैं। वे यहां कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के संगठन के नेताओं से चर्चा भी करेंगे। चुनाव को देखते हुए भाजपा हाईकमान का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है। इसके चलते संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी अपने प्रवास तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की रतलाम, उज्जैन और भोपाल की यात्राएं अभी चल रही है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी BSES डिस्कॉम को सब्सिडी का पैसा देने के मामले में मुख्य सचिव को जांच करने को कहा है। एलजी ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट 7 दिन में सौंपने को कहा है। एलजी कार्यालय ने सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों और न्यायविदों को सहित शिकायतकर्ताओं ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद अब एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार का ये फिर BSES डिस्कॉम की तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान का दौरा नया नहीं है। शराब नीति को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे को निशान बना चुकी है। अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है, जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी थे। इसी मुद्दे पर आप आदमी पार्टी ने नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर बड़े त्योहार पर बीजेपी वाले बड़ा संकट खड़ा करते हैं, यह त्योहार खराब करते हैं। बीजेपी द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल ने बीजेपी के षड्यंत्र में हिस्सा लेते हुए वो काम किया है जिसका बीजेपी कई सालों से प्रयास कर रही थी। बीजेपी का प्रयास देखा जा रहा है कि गरीब तबके के लिए जहां जहां सब्सिडी या सुविधाएं मिल रही है उसे रोका जाए। ओके दोस्तों, सबसे पहले आज महानवमी की आप सबको शुभकामनाएं। और पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को समस्या है कि हर बड़े त्योहार पे ये कोई ऐसा संकट खड़ा करते हैं कि आपको और हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। पिछली बार जन्माष्टमी इन्होंने खराब की, आज जो है नवमी खराब की, बीच में भी कई त्योहारों पे इस तरीके से ये कर रहे हैं। आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत दिल्ली के उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्र के अंदर। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विरोध राज्य का दर्जा देने का वादा किया। यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर बनी हुई है। सोमवार दोपहर को मेदांता अस्पताल ने पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। त्योहार के चलते सुरक्षा एजेंसियों के आदेशों पर भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी को बढ़ाया गया। सहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी आमने सामने। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। अनिल देशमुख को यह जमानत ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी
मूलचले पर जमानत दी है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल उन्हें ईडी द्वारा दायर केस में मिली है। उन्होंने सीबीआई द्वारा दायर केस के चलते अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अनिल देशमुख की जमानत याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा याचिका 8 महीने से लंबित रखने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के भीतर जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला किया जाए। देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में 2 जज पहले ही सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करता है उसे शीघ्र सुनवाई की अपील होती है, मगर इस सुनवाई को 8 महीने तक लंबित रखना जमानत के न्याय विरुद्ध है, अनुरूप नहीं है। मुंबई के पात्राचौल घोटाला केस में फंसे शिवसेना नेता संजय राउत को राहत नहीं मिली है। मुंबई की विशेष अदालत ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। अब 10 अक्टूबर को ही राउत की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्राचौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। बता दें कि 60 वर्षीय राज्यसभा सांसद संजय राउत तब भी जेल में है। इतना ही नहीं, ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने पिछले महीने पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें संजय राउत को मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिनमें उनका नाम धन शोधन के एक मामले में आरोपी के रूप में लिया गया है। राउत ने जमानत के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम मामलों की विशेषता अदालत का रुख किया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार आती है तो वो आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 18 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा की तैयारियों को जायजा लेने के बाद जयराम रमेश पार्टी नेता ओमान चांडी और दिग्विजय सिंह पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो पार्टी का ही कोई नेता प्रधानमंत्री बनता है तो पहला हस्ताक्षर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने पर होगा। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने तो वादा किया है, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। कांग्रेस नेता ने विश्वास के साथ कहा कि 2024 में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना कांग्रेस में किसी भी सरकार नहीं बन सकेगी। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में पार्टी ने आला नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर्नाटक में शुरुआत को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित है, जबकि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार से भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेगी। अनुमान है कि जल्द ही प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होगी। कांग्रेस वैसे तो केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक तमाम मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है। इस यात्रा का पहला पड़ाव केरल जो पूरा हो चुका है। अब राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा चुनावी राज्य कर्नाटक में पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार से कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होगी। सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंच चुकी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी गुरुवार और शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़क पर उतरेगी और शुक्रवार को राहुल गांधी कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कर्नाटक के नेताओं को इसी भारत यात्रा के दौरान अगले साल होने वाले चुनाव की पूरी कमान भी सौंपी जाएगी।
यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबियत स्थिर बनी हुई है। सोमवार दोपहर को मेदांता अस्पताल ने पहला हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि वे सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। रविवार शाम को मुलायम सिंह की तबियत ज्यादा बिगड़ गई थी, उसके बाद उन्हें सीसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के अलावा परिवार के सभी लोग मेदांता हेलीकॉप्टर पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की। सोमवार को भी शिवपाल यादव अस्पताल पहुंचे। लखनऊ में मुलायम सिंह और अखिलेश के आवास पर सन्नाटा है। सपा कार्यकर्ताओं में भी आवाजावी नहीं है। पूरा परिवार इस वक्त दिल्ली और गुरुग्राम में है। रविवार को ही हालत नाजुक होने की सूचना पर अखिलेश पत्नी डिंपल और बेटे अर्जुन के साथ दिल्ली निकल गए थे। वहीं वाराणसी के बीएचयू का छात्र आशुतोष सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंच गया। उसने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए किडनी डोनेट करने का प्रस्ताव भी रखा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य खराब होने की खबर के बाद उनके समर्थन और करीबी चिंता में डूबे हैं। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु होने की कामना की जा रही है। सोमवार को सपाइयों ने हवन कर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मैनपुरी को मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। वह वहां से वर्तमान में सांसद है। मैनपुरी लोकसभा सीट 1996 से सपा के ही कब्जे में है और मुलायम सिंह की बीते चुनाव में 5वीं बार जीते थे। नेताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरों के बाद उनके समर्थकों में बेचैनी छाई हुई है। सोमवार को सपा नेताओं ने दीवानी रोड स्थित यादव महासभा भवन पर हवन का आयोजन किया था। इनमें आहुतियां दे नेताजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई थी। पूर्व मंत्री आलोक साक्य ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं नेताजियों के स्वास्थ्य लाभ की दुआ कर रहे हैं। हवन करने वालों में निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, तोताराम यादव, मानवेंद्र सिंह, सुबोध यादव, दीपू यादव, राजू चौधरी, गोपाल दास लोधी, शुभम जाटव आदि शामिल थे। शाम को भी आवास विकास स्थित सपा जिला कार्यालय पर हवन किया जाएगा। जिले में लोग पार्टी के अपने संपर्कों को फोन कर नेताजी का हाल जान रहे हैं। त्योहारों के चलते सुरक्षा एजेंसियों के आदेशों पर भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी को बढ़ाया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे तस्कर व शरारती तत्व लगातार ड्रोन को भारतीय सरहद में भेज रहे हैं। सोमवार मंगलवार की रात पाकिस्तानी तस्करों की ओर से की गई एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जवानों ने बेनकाब किया है। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर सेक्टर के अंतर्गत अजनाला के आने वाली बीओपी पुरानी सुंदरगढ़ में ड्रोन की मूवमेंट दिखी। रात 2:30 के करीब बटालियन 183 के जवान गश्त पर थे। इस दौरान जवानों ने ड्रोन की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही जवानों ने फायरिंग करके ड्रोन को वापस पाकिस्तान खदेड़ दिया। जवानों ने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दी। बीएसएफ जवानों ने घटना के बाद सुंदरगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बीएसएफ और पुलिस के जवानों की टुकड़ी ने इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला। केंद्रीय अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों को कहना है कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। सर्च पूरी होने के बाद ही रिकवरी हुई या नहीं इसके बारे में पता लगाया जाएगा। बॉर्डर पर ड्रोन की हरकतें बढ़ी है। अमृतसर व तरनतारल बॉर्डर पर ही ड्रोन की तकरीबन 5 बार मूवमेंट हो चुकी है। बीते सप्ताह बीएसएफ जवानों ने अमृतसर बॉर्डर के पास पुल मोरा के 4 पैकेट हेरोइन और पिस्तौल भी बरामद की थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे शरारती तत्व पंजाब का माहौल खराब कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। पंजाब में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक सेक्टर में 5 बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। सोमवार रात 10 बजे और 2 बजे के आसपास बीच ड्रोन 5 बार भारतीय एरिया में आया। ड्रोन की आवाज सुनकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने
इलू बम का इस्तेमाल किया और 33 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन लौट गया। भारत पाकिस्तान सरहद पर ड्रोन ने सबसे पहले डेरा बाबा नामक सेक्टर के बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट आबाद की बीपी नंबर 43 के पास भारतीय सेना में प्रवेश किया। यह ड्रोन 23 मिनट तक यानी 10 बजे और 45 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में मंडराता रहा। अब बीएसएफ जवानों ने रोशनी के लिए ईबू बम का इस्तेमाल कर 6 राउंड फायर किए तो ड्रोन लौट गया। इसके तकरीबन 40 मिनट बाद रात 11 बजे ड्रोन ने बीटी नंबर 44 के पास भारत में प्रवेश किया और 19 मिनट बाद पाकिस्तान की तरफ लौट गए। रात 12 बजे के आसपास इस स्थान से ड्रोन दोबारा भारतीय सेना में दाखिल हुआ। बीएसएफ जवानों के 13 राउंड फायरिंग और 2 इलू बम चलाए तो ड्रोन 19 मिनट बाद पाकिस्तान की तरफ लौट गया। वक्त हुआ है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते हैं रफ्तार न्यूज। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर बस सोचो और चल पड़ो। यूक्रेन के प्रमुख शहर लाइमेन में रूस सैनिकों के शव सड़कों पर पड़े नजर आ रहे हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिकों के शव को हटा लिया गया है। यूक्रेनी बलों के द्वारा घेरे जाने के डर से रूसी सैनिकों ने सप्ताहांत में लाइमेन शहर छोड़ दिया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके देश की सेना ने रूसी नियंत्रण वाले 3 शहरों को फिर से कब्जे में ले लिया है। रूसी सांसद के ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल ने मंगलवार को पूर्वी डोनेट्स्क और लुहांस्क दक्षिणी किर्सान और झापेरियाजा क्षेत्र में अपने देश का हिस्सा बनाने संबंधी सहमतियों को मंजूरी दे दी। नीचे सदन में पिछले सप्ताह क्रिमिनल ऑर्केस्ट्रेट एक्शन पर सहमत संग्रह के बाद उस पर मुहर लगा दी थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन संधियों पर जल्दी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। चारों क्षेत्र यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत 18% है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रातों बीच ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूसी संघ के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के समर्थन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को हालिया बयान के महत्व पर जोर दिया कि अब युद्ध का समय नहीं है। मंगलवार को ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकालने की बात कही। उन्होंने ज़ेलेंस्की की शत्रुता को जल्दी खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर से ट्विटर के अधिग्रहण के लिए 44 अरब डॉलर के वास्तविक सौदे पर आगे बढ़ने का संकेत दिया है। साथ ही मस्क का ट्वीट खरीद को लेकर कानूनी लड़ाई समाप्त करने की भी बात कही है। ब्लूमबर्ग में कुछ सूत्रों के हवाले से आई इस खबर के बाद ट्वीट को शेयरों में उछाल के कारण कारोबार रोकना पड़ा। मस्क ने ट्वीट को $54.20 प्रति शेयर पर खरीदने की पेशकश की। ने बताया कि मास्क ट्विटर को खरीदने के लिए प्रति शेयर $54.20 जारी रखने का प्रस्ताव करते हैं। इस खबर को आने के बाद ट्वीट कर शेयर की कीमतों में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इसके उलट टेस्ला शेयरों में करीब 3% की गिरावट आ गई है। रूस की एक अदालत ने LGBT सामग्री हटाने में विफल रहने के लिए मंगलवार को टिकटॉक पर जुर्माना लगा दिया। की जुला अदालत ने रूसी नियामक की शिकायत के बाद शायद वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को 30 लाख रूबल जुर्माना भरने का आदेश दिया है, जिनकी बाइट डांस लिमिटेड की कंपनी टिकटॉक ने इस बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।
सरकारी संचार नियामक द्वारा दायर मामले के अनुसार इस साल के शुरू में प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया गया था। यह वीडियो LGBT कट्टरपंथी नारीवाद को बढ़ावा देने के विरुद्ध रूसी कानून का उल्लंघन करता है। रूस को सरकार इंटरनेट और इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण लगाने में जुटी है। इस साल के शुरू में एक कोर्ट ने स्थानीय सर्वर पर रूसी यूजर्स डाटा स्टोर करने में विफल रहने के लिए व्हाट्सएप और मैसेज प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर भी जुर्माना लगाया था। कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। शोपिया में तवाज इलाके में मंगलवार रात से चल रहे इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। जब शोपिया के ही मुलू इलाके में हुई एनकाउंटर में तस्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ढेर हुआ है। मुलू में मुठभेड़ जारी है। 5 इलाके में मारे गए 2 आतंकवादी हनान बिन याकूब और जमशेद पुलवामा पिंगलाना में 10 अक्टूबर को एसपीओ जावेद डार की हत्या, पुलवामा में 24 सितंबर को की पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक तवाज आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच भी आतंकी नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार रात शोपिया जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर गोलीबारी। खबर है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्मद के 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। वहीं मुलू में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। शाह 3 दिनों के दौरे पर सोमवार रात जम्मू और कश्मीर पहुंच रहे थे। कश्मीर एडीजीपी विजय कुमार ने बुधवार को जानकारी दी है कि आतंकी संगठन जेम के 3 स्थानीय आतंकी त्रास मुठभेड़ में मारे गए। उन्होंने बताया कि मुलू में एक और एनकाउंटर जारी है। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकी हनान बिन याकूब और जमशेद एसपीओ जावेद डार की हत्या में भी शामिल थे। रात 2 अक्टूबर को पुलवामा में पिंगलान में हत्या कर दी गई थी। साथ ही 24 सितंबर को पश्चिम बंगाल के एक मजदूर को भी आतंकियों ने मार दिया था। त्योहारों के चलते सुरक्षा एजेंसियों के आदेश पर भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी को बढ़ाया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे तस्कर व शरारती तत्व लगातार ड्रोन की भारतीय सरहदों में भेज रहे हैं। सोमवार मंगलवार की रात पाकिस्तानी तस्करों की ओर से की गई एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवानों ने बेनकाब किया है। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर सेक्टर के अंतर्गत अजराला में आने वाले POP पुराने सुंदरगढ़ में ड्रोन की मूवमेंट थी। रात 2:30 बजे के करीब बटालियन 183 जवान गश्त पर थे। इसी दौरान जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनते ही जवानों ने फायरिंग करके ड्रोन को वापस पाकिस्तान खदेड़ दिया। जवानों ने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दी। BSF जवानों ने घटना के बाद सुंदरगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। BSF और पुलिस के जवानों की टुकड़ी ने इलाके का चप्पा करा, लेकिन अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला। पंजाब में गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक सेक्टर में 5 बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। सोमवार रात 10:30 बजे से 2:45 बजे के बीच ड्रोन 5 बार भारतीय एरिया में आया। ड्रोन की आवाज सुनकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवानों ने हीरो बम का इस्तेमाल किया और 33 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन टूट गया। भारत पाकिस्तान सरहद पर ड्रोन ने सबसे पहले डेरा बाबा नामक सेक्टर BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट अभत डिब्बे नंबर 43 के पास भारतीय सीमा में प्रवेश किया। ड्रोन 23 मिनट यानी कि 10:42 तक भारतीय क्षेत्र में बरकरार रहा। जब BSF सवारों ने रोशनी की लिए न्यूरू बम का इस्तेमाल कर 6 राउंड फायरिंग की तो ड्रोन लौट गया। को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी आमने सामने है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा लेने की अनुमति दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट बॉम्बे खुला कॉम्प्लेक्स में रैली करेगा। 5 अक्टूबर को होने वाली इन रैलियों के दौरान पहले सिलसिला के दोनों गुटों ने रैली के वीडियो की जारी कर एक दूसरे पर कब्जा कर दिया। सिंधी गुट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी करते हुए बॉम्बे खुला कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में लोगों से आने का आह्वान किया। इस वीडियो में बाल ठाकरे की आवाज है, जिसमें कहा गया है कि शिवाजी शिवसेना और हिंदुत्व का भगवा झंडा लहराता है। साथ ही में यह भी बताया है कि सभा के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और प्रेरणादायक भाषण भी दिए जाएंगे। शिवसेना ने प्रतिद्वंदी खेमे के रूप में आगामी दशहरा रैली के लिए 5 अक्टूबर को अपनी
कमर कसी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मैदान में तैयारियां लेने जायजा लिए जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क में मैदान में अपनी जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी, जबकि शिंदे कोर्ट इसके बाद केस मैदान में आयोजित करेगा। बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि विधायक प्रताप राय और उनके गठ के अन्य नेताओं के साथ विकेश मैदान का दौरा करने वाले शिंदे ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में एनसी के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले के पालन करेंगे। हमारे कुछ लोग चाहते थे कि हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। अब से ठीक 1 साल बाद 2023 में अक्टूबर के महीने चुनाव के लिए आचार संहिता लागू की जाएगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी तो रही नजर राजस्थान पर है। कांग्रेस के नेता लगातार यहाँ सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी सितंबर के 1 महीने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान में लेकर चुनावी मोड एक्टिवेट कर चुकी है। राजस्थान सबसे बड़ा कांग्रेस शासित राज्य है। ऐसे में कांग्रेस उसे खोना नहीं चाहती और बीजेपी हर हाल में 2023 में राजस्थान में लौटना चाहती है। मगर इस चुनाव को लेकर जब दोनों पार्टियों की तैयारी और उनके रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत नजर आती है। चुनाव के दौरान परिस्थितियां और परिणाम क्या होंगे कोई नहीं जानता, मगर आज के हालातों में बीजेपी की तैयारी कांग्रेस के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संग्राम अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे विधायकों को अपने अपने पक्ष में नामजद करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि गहलोत के इस्तीफे की पेशकश पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। विधायक दल की बैठक में नहीं जाकर समांतर बैठक करने और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपने वाले विधायकों के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष के चुप के बीच इस्तीफे की संख्या और विधायक को लेकर संशय बरकरार है। गहलोत खेमा 102 विधायकों के समर्थन और 92 विधायकों द्वारा इस्तीफे दिए जाने की बात कर रहा है। वही विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर जाने वाले 9 विधायकों से कहा गया है कि उनसे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और मुख्य सचेतक महेंद्र जोशी के लिए एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जिस पर कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर किए जाने से वो पद नहीं सकेंगे। मध्य प्रदेश में आदि पुरुष फिल्म के ट्रेलर को लेकर विवाद करवा गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यह आदि पुरुष के विवादित दृश्य को नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद फिल्म के निर्माता ओम राउत को पत्र लिखेंगे, आपत्तिजनक दृश्य को दूर करने की कहेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का 3D टीजर जारी होने वाला है। सबसे श्री राम की नगरी अयोध्या में ओम राउत के निर्देशन में बन रही फिल्म 2D टीजर जारी किया गया है। तभी से अपने कट का सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के पोस्टर जारी होने के बाद से ही फिल्म में प्रभास और सैफ अली खान के लुक को ट्रोल किया जा रहा है। आदि पुरुष टीजर ने टेलीविजन स्टार्स को निराश कर दिया है। ओम राउत द्वारा निर्देशित पहले टीजर भगवान राम के रूप में प्रभास, रावण के रूप में सैफ अली खान और सीता के रूप में कृति सेनन और लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह है। टीजर को 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। हालांकि टीजर अब भी गलत कारणों से चर्चा में है। फिलहाल खबरों में बस इतना है, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों के साथ आप राष्ट्रप्रथम के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।